हे आपका फिर से स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। आज बात करूंगा एक महान व्यक्ति के विषय में। सन 1891 में रत्नागिरी नाम का स्थान, महाराष्ट्र की वो भूमि जहां जन्म हुआ किसका? एक प्रोफाउंड पावरफुल दलित लीडर का, एक ऐसे शक्तिशाली पॉलिटिशियन, वुमेन इमेंसिपेटर, एक इकोनॉमिस्ट, एक प्रोलिफिक राइटर, एक थियोरिस्ट, एक ऐसे महान व्यक्ति जो कि बुद्धिज्म का रिवाइवलिस्ट भी था, ह्यूमन राइट प्रोफाउंडर और एमिनेंट स्कॉलर, रेजर शार्प इंटेलिजेंस। नाम था इनका डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। छोटी उम्र में ही ये रत्नागिरी से सत्तारा नाम के स्थान, महाराष्ट्र के अंदर जो पुणे के नजदीक है, वहां शिफ्ट हो गए। इनकी माता का देहांत हो गया था छोटी उम्र में। बचपन से ही बड़ी दिल को दहला देने वाली, दुखी कर देने वाली, एक बच्चे को आतंकित, पीड़ित कर देने वाली, तंग करने वाली, परेशान करने वाली कठिनाइयों के दौर से ये गुजरे। छोटे थे, पढ़ना चाहते थे, इनके अपने पिता से बहुत रिक्वेस्ट करते थे, लेकिन क्योंकि दलित समाज में, एक महार जात में इनका जन्म हुआ, तो कोई इनको पढ़ने की सुविधा नहीं थी। वहां पे आम बच्चों के साथ इनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। पिता ने इनको बड़ी किसी तरह जुगाड़ लगा करके किसी वहां नजदीक के स्कूल में एडमिशन कराया, तो उसको बैठने नहीं दिया गया। बोला बाहर बैठ के पढ़ेगा। सोचो, छोटा बच्चा, उसको बाहर बैठा के, अच्छा पढ़ाई में इतनी रुचि कि बाहर बैठ के इतना ध्यान से पढ़ता है। एक बार मास्टर ने इनको बोला, इधर आओ, ये ब्लैक बोर्ड पे सवाल तो सॉल्व करके दिखाओ। अच्छा, ये ब्लैक बोर्ड पे सवाल सॉल्व करने गया तो अचानक बच्चे चिल्लाए, मास्टर जी नीची जाति का है। और इतना ही नहीं, बच्चे चिल्ला के भागने लगे ब्लैक बोर्ड की तरफ। ये हैरान हुआ क्यों भागे। तभी देखा सारे बच्चों ने अपने अपने टिफिन उठाए, वहां से उठा के पीछे करने लगे, धक्का मारने लगे। क्यों? उनको डर था इसकी परछाई से इनका खाना अपवित्र ना हो जाए। ऐसे कई छोटे धक्के इसको लगी। पानी एक बार कुएं से क्या पी लिया, इतनी मार पड़ी इसको, इतना फिजिक, एक छोटे बच्चे को सहनी पड़ी इतनी मार। एक बार रिक्शे वाले ने रिक्शा से उतार दिया। बोला तू नहीं बैठेगा रिक्शे में। क्यों? क्योंकि रिक्शे वाले को बीच में पता लगा कि ये नीची जाति का है। और उसके बाद उससे बोला तुझसे डबल पैसा लूंगा, और फिर रिक्शा भी अब तू चलाएगा। वो नीचे चलने लगा, रिक्शा भी। जानते हैं उस समय केवल छूने से नहीं, परछाई तक से दिक्कत थी इनकी। और परछाई तो छोड़िए, इनकी आवाज सुनने से भी लोग सोचते थे कि अपवित्र हो जाए। ये जो आवाज से अपवित्र, परछाई से अपवित्र, छूने से अपवित्र, ये दर्द जो उनको सहना पड़ा, ये दर्द इनकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया आगे चल के इनकी लीडरशिप को बिल्ड करने में। जानते हैं, संस्कृत नहीं पढ़ाई जा रही थी। बोलते संस्कृत तो ब्राह्मणों के पढ़ने के लिए, तेरे पढ़ने के लिए तो है नहीं, स्कूल से निकाल दिया जाता था। तो सायाजी महाराज गायकवाड़ नाम के एक राजा वहीं हुआ करते थे, जिन्होंने इसकी तकलीफ को समझा और वो इनकी तकलीफों को पहचानते थे। बहरहाल इनकी पढ़ने की इतनी इच्छा को देख के उन्होंने इसको स्पॉन्सर किया, स्कॉलरशिप दी, ताकि ये जाके वेस्ट में लंबी पढ़ाई कर सकें। देखिए, ध्यान दीजिए, बात आज की नहीं है, बात 110 साल पुरानी है। 1908, 1909, उस समय एक सबसे निचले पायदान से उठा हुआ महार जात का लड़का जाकर के इंटर करके आया इंग्लिश में मुंबई से। उसके बाद वहीं बीए करी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में। रुका नहीं, तुम मुझको यहां नहीं पढ़ने दोगे, मैं जाऊंगा दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में, रोक के तो दिखाओ। और वही स्कॉलरशिप लेकर के निकल गया न्यूयॉर्क, कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाकर के उसने पहले तो एमए करी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी में। उसके बाद पीएचडी करने निकला। यहां नहीं रुका, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चला गया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाकर वहां एमएससी किया, उसके बाद लॉ की पढ़ाई किया, फिर उसके बाद डॉक्टरेट किया, किताब के ऊपर अपनी थीसिस लिखी। ये वही किताब थी जिसके ऊपर आगे जाकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया। महाराजा और बड़ौदा से उनका प्रेम इतना था ना, वो जो सायाजी गायकवाड़ जिन्होंने इनको स्कॉलरशिप दिया था, पढ़ने में इनकी मदद करी थी, दुनिया भर में पढ़ के उनका प्रेम भूले नहीं, वापस उनके पास आ गए। बोला आप दुनिया भर में पढ़ के आए हूं, आपकी सेवा में आना चाहता हूं। तो उनको मिलिट्री सेक्रेटरी की नौकरी दे दी गई, और उस समय ये नौकरी बड़ी मानी जाती थी। अब ये बड़ी पदवी पे तो आ गए थे, लेकिन वो छुआछूत ने इनका पीछा थोड़ी छोड़ा। वहां भी जो सरकारी पियोन होता था ना, वो उनको फाइल दूर से फेंक के दिया करता था। बोला तू नीच जात का है? आज गद्दी पे बैठ गया तो क्या? दूर से फाइल फेंकते थे, उसके पास नहीं जाते थे। उनको खाने के लिए बोलते थे बाहर जाके खा। आज भी वो कुएं से पानी नहीं पी सकते थे, इतनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पे। बाबा साहब अंबेडकर की तकलीफों का सिलसिला थमा थोड़े ही।
अभी तो रमाबाई जिनसे उनका विवाह हुआ था, उनके साथ उनकी 5 संतानें हुई, लेकिन 4 संतानें एक के बाद एक इलाज की सुविधा ठीक से ना मिल पाने के कारण उनके जीवन से चलती चली गई। 4 बच्चों का देहांत हुआ, 1 बच्चा बचा, लेकिन पत्नी भी आगे चल के लंबा साथ नहीं दे पाई, वो भी लंबी बीमारी के चलते उनका भी देहांत हो गया। बाबा साहब अंबेडकर, जो अब इस समय कोई भी आदमी टूट सकता था, जिसका अपना स्वाभिमान ही खत्म हो जाए, लेकिन ये क्या किए, ये साथ साथ अपने देश के लिए लड़ते रहे और घर की तकलीफों से अपने आप को रुकने नहीं दिया, सत्याग्रह पे निकल गए। 1927 के इस महान सत्याग्रह में ये जिद पे अड़ गए कि सब दलितों को कुएं से पानी पीने का अधिकार दिला के रहूंगा। सार्वजनिक स्थान है, किसी का प्राइवेट नहीं है, जो सरकारी स्थान है, वहां पे एक इंसान दूसरे के साथ पानी क्यों ना पी सके। देखिए गलत तो एक्चुअली हो रहा था। जो दलित औरतें थी ना, उनको साड़ी भी पहनने का, पांव को ढक के उठा के साड़ी पहननी पड़ती थी। इन्होंने पहली बार अधिकार दिलाया, पूरी नीचे तक आम औरतों की तरह पांव को ढक के साड़ी पहनने का अधिकार। उसके बाद बोले कम्युनल इलेक्टोरेट की मांग कर दी इन्होंने। कम्युनल इलेक्टोरेट में ये चाहते थे कि कम्युनिटी के आधार पे हमारी वोटिंग की सुविधा अलग हो। उसमें थोड़ा गांधी जी अड़ गए, क्योंकि गांधी जी जानते थे कि ये अंग्रेज लोग मिल करके हमारी सारी जातियों को तोड़ के अलग कराना चाहते। गांधी जी ने इनको समझाया। देखो क्या बोले अंबेडकर जी, मैं आपको रिजर्वेशन दिला दूंगा, मैं आपको बाकी सब मदद करूंगा, सब करूंगा, लेकिन अलग नहीं करते। अब जातियों के आधार पर अगर देश को अलग किया तो मुझे स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी, मैं अंग्रेजों से लड़ नहीं पाऊंगा, मेरे साथ खड़े होके मेरी ताकत बनो। वो जब अंबेडकर नहीं माने तो गांधी जी ने फिर उनको रिक्वेस्ट की और उसके बाद अनशन पे बैठ गए गांधी जी। बहरहाल अंबेडकर उस समय उनके सामने बड़ी दुविधा आ गई। वो सोचे एक तरफ मेरी अपनी जाति के लोग, मैं उनकी मदद करूं, और एक तरफ देश में आंदोलन लड़ रहे हैं गांधी, उनका जीवन, इनके जीवन का त्याग ना हो जाए, कहीं ऐसा जीवन ना खत्म हो जाए। उन्होंने गांधी जी को समझाया, बोला ठीक है आप अपना अनशन छोड़िए। पूना पैक्ट वहां साइन किया गया, और पूना पैक्ट जब साइन किया उस समय इन्होंने रिजर्वेशन तो कम से कम कंट्रोल में कर लिया। द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया नाम की इनकी किताब, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी नाम की 2 किताबें, जिसके आधार पे आरबीआई की स्थापना हुई। मैं दोबारा बोल दूं क्या, इन्होंने जो किताबें लिखी उसके आधार पे आरबीआई की स्थापना करी गई। कैन यू इमेजिन, भारत के सबसे निचले पायदान से आया एक यंग लड़का जिसकी कोई मदद करने वाला नहीं, आज उसकी बुद्धि पे आधारित हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना भी की जाएगी। इनकी ज्ञान, बुद्धि और कौशल का लोहा इंडियन लीडर्स और ब्रिटिश लीडर्स दोनों मानते थे। 1947 में भारत आजाद हुआ और गांधी जी के पास नेहरू अपनी पूरी कैबिनेट की लिस्ट लेकर के आए। जब नेहरू, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री होने वाले थे, पूरी कैबिनेट की लिस्ट लेके पहुंचे और बताया कि देखो इनको मैं तो तभी गांधी ने पूछा इसके अंदर बाबा साहब अंबेडकर का नाम कहां है, और वहीं थोड़ी उनकी बहस हुई और गांधी ने बोला कि नेहरू ये तुम्हारी कैबिनेट नहीं है, ये आजाद भारत की कैबिनेट है। तभी उनको कानून मंत्री के रूप में लिया गया, और न केवल कानून मंत्री बल्कि तुरंत जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसका चेयरमैन भी बना दिया गया। इनकी इंटेलिजेंस के आगे कोई कुछ बोल नहीं सकता था। जो इनसे सहमत थे, असहमत थे, दोनों जानते थे कि इस आदमी में बुद्धि बहुत है। बहरहाल मन तो है कि मैं घंटों तक इनके विषय में बात करूं, एक्चुअली मन भरता नहीं है इनके विषय में बात करते हुए। इतने बुद्धिमान व्यक्ति, आगे चल के इन्होंने हिंदू कोड बिल और महिलाओं के लिए बड़े कानूनों के अंदर कई बदलाव लाए। ये वो पॉलिटिकल लीडर नहीं थे जो सत्ता के लिए लड़ते थे, ये लड़ते थे उनके लिए कि देश में कमजोर हिस्से को उठाना देश के हर लीडर की जिम्मेदारी। एक वन मोर टाइम ध्यान दीजिए, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो जाति धर्म के आधार पे हो, कमजोर हिस्से को आगे बढ़ाना, सपोर्ट करना, तभी देश आगे चलेगा। खुशहाली आएगी तो फायदा सबका होगा। कम ऑन ध्यान दीजिए, पूरे देश में खुशहाली आएगी तभी फायदा सबका होगा। इनकी भाषा में, इनके भाषण में, इनकी चर्चा में, इनके आचरण में, इनकी किताबों में और ड्राफ्टिंग कमेटी में चेयरमैन होते वक्त कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में सहनशीलता लगातार दिखती रही। अहिंसा परमो धर्म, बौद्ध धर्म को अपनाने लगे। आत्मवत् सर्वभूतेषु, भागवतम में बताया गया है कि बौद्ध धर्म में आत्मवत् सर्वभूतेषु, सभी जीवात्माओं को अपनी तरह देखना चाहिए। ये जो समान दृष्टि देने का उन्होंने प्रयास किया, ये उसके बाद ये बौद्ध धर्म को स्वीकार करने चले गए। आखिरी तक काम प्रेम से करते रहे, किसी से लड़ाई नहीं लड़ी। आपके लिए क्या मैसेज है इसमें? एक मैसेज लेके जाइए, एजुकेशन इज द टूल।
पूरी जिंदगी में सबसे निचले कमजोर तबके को उन्होंने उस एजुकेशन के बल पे तो खड़ा किया। ये लगातार जो पढ़ते रहे लोग इनके सामने चुप, इनकी एजुकेशन के चलते तो हो जाते थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी आगे चल के इनको नंबर 1 स्कॉलर इन द वर्ल्ड की उपाधि से नवाजा गया। देश ने इनको भारत रत्न दिया। एक बात समझ लीजिए, इनके बराबर लीडर पृथ्वी में गिनती की होते हैं, परसेंटेज में नहीं होते। लर्निंग क्या है? एजुकेशन इज द टूल। एंटरटेनमेंट के तो बहुत चैनल होंगे यूट्यूब पे, पर मैंने एजुकेशन का चैनल बना है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है इधर। और देश को भीमराव रामजी अंबेडकर के विषय में एजुकेट करना, उनके संघर्ष के बारे में बताना मेरी आपकी पूरे देश की जिम्मेदारी है। बताइए तो सही लोगों को कैसे संघर्ष से उठ के खड़े हुए हैं। शेयर करिए वीडियो, जिसको हो सकता है, जिसको इंस्पिरेशन मिल सकती हो, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर किसी और लीडर का वीडियो देखना चाहते हैं लाइक करिए। अगर थोड़ा भी वीडियो पसंद आया, जितने लाइक उतना मेरा उत्साह बढ़ेगा। बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन हिट करके दूसरों से भी करवाइए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए प्रेम पूर्वक हर बार की तरह बहुत बहुत धन्यवाद।